यस सर। हेलो, यस सर। सुन रहे हैं? हाँ जी। ओके ओके। तो पीरियड, बट आज का जो लेक्चर है वो पहले हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर से। तो इन मौर्यन एम्पायर वी विल स्टडी अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका मौर्य, एंड उसके बाद हम लोग गुप्ता पीरियड देखेंगे। तो प्रोबेबली टुडे वी विल फिनिश द एंशिएंट हिस्ट्री। So just overview, emergence of Magadha Empire. Mauryan Empire was started from 322 BC and ended around 184 BC. Origin of Mauryas. See, इनके जो ओरिजिन के बारे में अभी भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग का कहना है कि इनके जो ओरिजिन है वो क्षत्रिय क्लैन से हुआ है। कुछ लोग का कहना है कि इनके ओरिजिन जो है वो वैश्य क्लैन से हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं इनका ओरिजिन जो है वो शुद्ध क्लैन से हुआ है। एग्जैक्टली कहाँ से हुआ है वो अभी तक वो कंट्रोवर्सी है। Anyway, according to Buddhist text, Maurya's origin is Kshatriyas. According to Jain text, Peacock tribe. Actually, Peacock tribe के नाम से इसको मौर्य आया है, मोर मौर्य। ओके, तो जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मौर्य बिलोंग टू Peacock tribe. According to Puran, especially Bhagavad Puran and Vishnu Puran, it is said that Mauryas belong to Shudra clan. Mudra Rakshas. Mudra Rakshas was a book. It was written by Vishakha Datta. And according to that book, Maurya belonged to Kulhin. Kulhin in the sense lower class. So Kulhin or Vrishal, that is lower class. According to Justin, Justin describes Maurya belonged to humble origin. And according to Junagadh rock inscription of Rudra Daman I. Rudra Daman I was the Saka ruler, the greatest Saka ruler, who inscripted the lengthiest Sanskrit inscription in Junagadh, that is called Junagadh rock inscription. According to that inscription, it is said that Maurya belonged to Vaishya clan, Vaishya origin. Okay. सो नाउ लिटरेरी सोर्सेस मीन्स व्हाट कि मौर्य के बारे में जो हिस्ट्री लिखी गई है तो उसमें कुछ ना कुछ सोर्सेस को फॉलो किया है। उसमें फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस कौटिल्यस। कौटिल्यस दैट इज चाणक्य। तो चाणक्य के नाम सुने होंगे आप। तो चाणक्य के जो अर्थशास्त्र लिखे हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग यानी अर्थशास्त्र से बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन लिया गया है मौर्य के बारे में एंड वो इसको हिस्ट्री में एम्बेड किया गया। Megasthenes. Megasthenes was ambassador of Seleucus Nicator. Seleucus Nicator कौन था? Seleucus Nicator was the successor of Alexander. Alexander के डेथ के बाद Alexandria जो प्रोविंस है उसके जो मेन आर्मी चीफ था, Alexander का आर्मी चीफ का नाम था during the reign of Alexander. His army chief was Seleucus Nicator, and after death of Alexander, Seleucus Nicator became the रूलर ऑफ दैट रीजन। तो फाइनली सेल्कस निकेटर जो है वो अपने एम्बेसडर को मौर्याज की कोर्ट में भेजा था। तो हिज नेम वाज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज रोट द बुक, इट वाज कॉल्ड इंडिका। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, पुराण स्पेशली भगवत पुराण एंड विष्णु पुराण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जातक स्टोरी। As I said you in last lecture, Jataka story is what? It is the collection of stories of Buddha's previous birth. तो बुद्धा के जो previous birth है उनके बारे में story लिखी है, that is called Jataka story. And even Jataka stories depicted on the walls of Ellora and Ajanta caves of Aurangabad. Deepavamsha and Mahavamsha. Deepavamsha and Mahavamsha are chronicles of Sri Lankan monks. तो श्रीलंकन monks जो है वो दीपवंशा एंड महावंशा स्पेशली फॉर अशोका। तो अशोका का बारे में डिस्क्राइब किया है। दिव्य वंदना, अशोक वंदना। तो दिव्य वंदना एंड अशोक वंदना आर द क्रॉनिकल्स ऑफ टिबेटन monks. तो जो तिब्बत के monks है वो लोग दिव्य वंदना एंड अशोक वंदना
क्रॉनिकल्स लिखे हैं। जैन टेक्स्ट दैट इज कल्पसूता। तो लिटरेरी सोर्सेस में आप समझ सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, पुराण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इज जातक स्टोरी, दीपवंश, महावंश जो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स था, दिव्य वंदना, अशोक वंदना जो टिबेटन क्रॉनिकल्स था, और जैन टेक्स्ट जो कल्पसूता। So all these were the literary sources from there. Some informations have been taken by the historians. Okay. Archaeological sources. Archaeological sources, first punch mark coins. So punch mark coins were available on that time. So it is also a kind of information for history. वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में वुडन मतलब वुड का बना हुआ पैलेस होता था, ना कि ब्रिक्स का। ब्रिक्स बहुत ही कम लोग यूज करते थे, वुड ज्यादा यूज करते थे लोग। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर दैट इज NBPW। so where that is pottery. Pottery is also an important source for evidence. Ashokan edicts and inscriptions. There are rock edicts, pillar edicts, and cave inscriptions located at several places in the Indian subcontinent. So, rock edicts basically कि अशोका के टाइम से जो है अशोका अपने बारे में या जो भी मैसेज देना होता था वो पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स के थ्रू देना स्टार्ट किया था। तो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड द रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स। इवन अभी भी रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स वैसे वैसे। ओके, सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेटी कलर में जो आपको ब्राउनिश कलर में जो भी रीजन आपको इंडिया का दिख रहा है, सो इट वाज रीजन ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि मैं बताया था कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो चाणक्य जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। तो चाणक्य जो है धनानंद से, क्योंकि धनानंद वाज द रूलर ऑफ मगध ऑन दैट टाइम, एंड चाणक्य went to meet Dhanand to support the other kings of India. बट उस टाइम धनानंद ने सपोर्ट नहीं किया था, वो इवन उसको चाणक्य को इंसल्ट किया था। तो इसलिए चाणक्य उनके रिवेंज के लिए एक लड़के को 20 इयर्स के लड़के को तैयार किया था और उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और वही लड़का जो है फिर बाद में धनानंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद इन 322 BC and captured Magad, became the ruler of Magad, established the Mauryan dynasty. So Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan dynasty in 322 BC. So Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator. Seleucus Nicator was the army chief of Alexander, and after the death of Alexander, he became the ruler of Alexandria. So Seleucus Nicator was defeated by Chandragupta Maurya. Okay. तो आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े रीजन, मतलब मगध आप जो है मगध के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि कुछ सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इवन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान was also the part of India during the reign of Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya was a very brave and very strong ruler on that time. Okay, so he started to build the empire. हम बोल सकते हैं कि एम्पायर, इसके पहले जो है मगध एम्पायर नहीं था, मगध जो है एक जनपद था, फिर मगध एक महाजनपद बना, फिर मगध एक बहुत बड़ा किंगडम बना। बट एक्चुअली इस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक एम्पायर का ये स्वरूप लिया, उसका रूप लिया, और फाइनली अशोका के टाइम में ये बहुत बड़ा अखंड भारत जिसको बोलते हैं वो अखंड भारत का निर्माण हुआ। Chandragupta dethroned the last Nanda ruler, Dhananand. He first captured the region of northwest. देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he first captured the region of northwest. बेसिकली कि एक स्टोरी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध के कैपिटल पे दैट इज पाटलिपुत्र पे बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। इसका मेन कारण था कि नालंदा के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी सिस्टम था। तो उस सिचुएशन में एक बार वो ऐसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि किस तरह से उस पर अटैक करे
और उनको हराया जाए। तो वो देखा कि एक लड़का जो है वो एक रोटी खा रहा है और रोटी को जो है वो तोड़ नहीं पा रहा है। तो उनकी मम्मी जब घर से बाहर निकल के बोलती, बेटा रोटी खाना है तुम साइड से तोड़ो तब तुम खा पाओगे। तो वहां से उनको कॉन्सेप्ट मिला है कि अगर हमें मगध को कैप्चर करना है, मगध को जीतना है, तो कैपिटल पे अटैक ना करके उसको साइड से अटैक करें। और इसलिए वो पहला नॉर्थ वेस्ट दैट इज पंजाब रीजन, अभी जो पंजाब है वो पंजाब के रीजन में पहले वो अटैक किया। और इसके बाद फिर एक गेम हम समझ सकते हैं कि रावण के जो अमात्य थे, अमात्य मीन्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनका नाम था राक्षसाचार्य। और इधर चाणक्य, दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ कि एक रेसलिंग गेम होगा, उस रेसलिंग गेम में जो भी जीतेगा उसका मगध होगा। तो फाइनली रेसलिंग में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और रावण हार जाता है, और इस तरह से जो है मगध का रूलर चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। एनीवे, Apinas tells us that in 305 BC, Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator at the bank of river Indus, who surrendered a vast territory including area that is Herat. Herat in Afghanistan. Eritrea that is Kandhar. Kandhar nowadays Kandhar. On that day Gandhar. Jedrosia, Baluchistan. Peroponnesul that is Kabul. And in return of for 500 elephants. तो 305 में सेल्कस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। हाँ, उस सिचुएशन में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे रीजन्स मिल रहा था, बहुत सारे ऐसे टेरिटरी जो था जो अलेक्जेंडर के जो उस टाइम में जीता था, ऑल वो सारे के सारे टेरिटरी अभी चंद्रगुप्त मौर्य का ऑलमोस्ट हो गया था। और इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड टू डॉटर ऑफ सेल्कस निकेटर, हर नेम वाज हेलना। So Helena was daughter of Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya married to her. Chandragupta Maurya उनसे शादी कर लिया था in 305 only. But according to that treaty, Seleucus Nicator said that I will not go towards India, but I need 500 elephants. तो 500 बिकॉज उनके पास एलिफेंट्स नहीं था, और वो उन लोगों ने देखा था कि एलिफेंट जो है वॉरफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी कारण जो है वो 500 एलिफेंट्स मांगा था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 एलिफेंट्स दिया था। आफ्टर द ट्रीटी विद सेल्यूकस निकेटर, द बाउंड्री ऑफ एम्पायर रीच्ड अप टू हिंदू कुश। You know that Hindu Kush is a name of mountain, is a mountain in Afghanistan nowadays. तो हिंदू कुश एक माउंटेन है अफगानिस्तान में। Megasthenes was a Greek ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by Seleucus Nicator. Megasthenes एक ambassador था, he was an ambassador and even he wrote the book Indica. Chandragupta adopted Jainism and went to Chandragiri Hill. Chandragiri Hill, that is also Nilgiri Hill, Shravan Belgola in Karnataka with Bhadvaho, where he died by slow starvation. That is called Selekhana. जब मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू श्रावण बेलगोला विथ भद्रबाहो, जहां पे उनकी डेथ हुई थी विथ स्लो स्टारवेशन, दैट इज कॉल्ड सेलेखना। अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया was united. So after death of Chandragupta Maurya, Bindusar, the son of Chandragupta Maurya, became the ruler of Magad. So Bindusar ruled from 298 BC to 273 BC. Bindusar was also very powerful. ये भी बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही पावरफुल थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Bindusar expanded the territory from Bay of Bengal to Arabian Sea. और बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक ये देखिए कितने बड़े रीजन्स को कैप्चर किया था। ही कंटिन्यूअसली फॉट 16 बैटल्स एंड वन ऑल दोज। वो सारे के सारे बैटल्स को जीतता था 16, एंड इसलिए बोलता था कि वो एक बैटल को जीतता था और एक शादी करता था, दैट इज व्हाई ही हैड 16 वाइव्स। तो बिंदुसार के 16 वाइव्स थे एंड वो 16 बैटल्स भी जीता था, and he brought the territory from Bay of Bengal to Arabian Sea. Even he expanded India at larger scale. So no doubt he is known as
अमृत घट मीन्स व्हाट, द स्लेयर ऑफ द फो, स्लेयर ऑफ द फो मतलब दुश्मनों को संहार करने वाला, अकॉर्डिंग टू ग्रीक लिटरेचर। तो ग्रीक सोर्स के अकॉर्डिंग, ग्रीक लिटरेचर के अकॉर्डिंग इनको बोला गया है कि ही वॉज द स्लेयर ऑफ फो, दुश्मनों का संहार करने वाला। तो आप समझ सकते हैं तो कितना पावरफुल होगा। Chandragupta Maurya was succeeded by his son Bindusar. He is known by different names like Madrasar, Simhasena, and Amitrochets. King of Syria, Antiochus I sent his ambassador Damachus to the court of Bindusar. Antiochus I asked for sweet wine, dried figs, and a sophist. Wine and figs were sent by sophist were not, but sophist were not. It means what? बिंदुसार जो है वो एंटियोकस वन से, एंटियोकस वन वाज किंग ऑफ सीरिया, एंड उनसे बिंदुसार जो है फिग, वाइन एंड एक सॉफिस्ट मंगवाया था। लेकिन एंटियोकस उनको फिग एंड वाइन भेज दिया था, बट सॉफिस्ट पोलाइटली रिप्लाई किया था कि सॉफिस्ट इज नॉट फॉर एक्सपोर्ट। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में सीरियन रूलर पोलाइटली रिप्लाई करना पड़ा था। सॉफिस्ट मींस फिलोसोफर, स्कॉलर। तो बोला कि यहाँ के जो स्कॉलर है, यहाँ के जो फिलोसोफर है वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, तो वाइन और फिग उसने भेज दिया था, लेकिन स्कॉलर को नहीं दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बिंदुसार कितना पावरफुल होगा कि जो दूसरे कंट्री के किंगडम थे, किंग थे, उनसे डरता था। ओके, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इनिशियल मगध। जिस टाइम में जरासंध स्टार्ट किया था बहुत ही छोटा था, आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर में। इनके एक्सपेंशन का मेन रीजन था वेपन्स, टूल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फर्टाइल लैंड, सफिशिएंट टैक्सेस, मेटालिक कॉइंस, एलिफेंट्स यूज इन वॉर स्केल। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो है मगध भीमबिसार के टाइम में थोड़ा और एक्सपेंड हुआ था। देन मगध जो है अजातशत्रु के टाइम में और एक्सपेंड हुआ था। अब ये जो एक्सपेंशन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महापरनंदा एंड शिशुनाथ पीरियड में इतना ज्यादा डायनेस्टी एक्सपेंड हुआ था। अब ये देख सकते हैं कि ये जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड दिस इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिंदुसार। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो छोटा सा पार्ट रह गया है बे ऑफ बंगाल के पास, दैट इज कलिंगा। तो कलिंगा वाज नॉट कैप्चर्ड बाय बिंदुसार, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, अशोका fought the Kalinga War in 261 BC on the bank of Daya River in Odisha, and finally captured Kalinga and merged with Magad Empire. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द रीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। अब साउथ इंडिया जो साउथ मोस्ट पार्ट है इंडिया का, तो वो दैट पार्ट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री किंगडम्स, चोला, चेरा एंड पांड्या। तो चोला, चेरा एंड पांड्या, देयर वर थ्री किंगडम्स। So all those were not captured by Ashoka, but all those were under the reign of Ashoka only. It means what? All those kingdoms paid the tribute to Ashoka. Okay, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अशोका के बारे में। एनीवे, अशोका, तो अशोका was the governor of Ujjain during the reign of Bindusar, and the eldest son of Bindusar, his name was Susim. Susim was governor of Taxila. तो बस सुसीम का जो रूलिंग जो स्टाइल था, इट वाज वेरी क्रूएल, इट वाज वेरी रूड। तो एक्चुअली उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैपेसिटी था, ही वाज सो वीक। बट अशोका के टाइम में, अशोका के जो टेरिटरी में, उनके जो प्रोविंस में जो लोग थे वो बहुत ही खुश रहते थे। एक सुसीम से उनके प्रोविंस के जो लोग थे वो बहुत ही नाखुश रहते थे, उनसे खुश नहीं थे। तो कितने बार जो है रिवॉल्ट किए, तक्षशिला के जो लोग हैं वो सुसीम के अगेंस्ट कितने बार रिवॉल्ट किए, लेकिन उनसे वो रिवॉल्ट सप्रेस नहीं हुआ। फाइनली अशोका को उज्जैन से उन सप्रेस करने के लिए तक्षशिला जाना पड़ता था, और अशोका उसको सप्रेस इजीली कर देता था। उनके बात को लोग मानते थे। तो बिंदुसार ने डिसाइड किया कि जो युवराज, क्योंकि पहले एक प्रथा था, पहले एक कस्टम था कि जो सबसे बड़े बेटा है उनको ही युवराज युवराज बनाया जाता था। तो सुसीम को ऑलरेडी युवराज बना दिया गया था। लेकिन बाद में बिंदुसार ने सोचा कि अगर सुसीम युवराज बनेगा तो इसे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि
जनता जो है, पीपल जो है इनको नहीं चाहता है, अशोका को चाहता है, तो उसने डिसाइड किया कि अभी जो है अशोका को ही युवराज बनाया जाए। ये बात जब मालूम पड़ा सुसीम को, सुसीम ने बहुत ही षड्यंत्र तरीके से बिंदुसार को मार दिया, और इवन बिंदुसार को ही मारा, और अशोका की जो मॉम थी उसका नाम था धर्मा, उसका दूसरा नाम था सुभद्रांगी, सुभद्रांगी को भी मार दिया। और तो जब इसको मालूम पड़ा इनके बारे में, तो उज्जैन से अशोका मगध की ओर चला, और अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। अशोका अपने 99 भाई को मार दिया, 99 ब्रदर्स को मारा था। I spared the youngest one. His name was तिस्सा। तो तिस्सा को छोड़ के बाकी सबको उसने मार दिया। अशोका जो है वो 101, मतलब बोल सकते बिंदुसार हैड 101 सन। अशोका killed 99, spared तिस्सा। तो 273 BC में ही मारा था, बट अशोका did not make the coronation till 269, क्योंकि उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उनको लग रहा था कि मैं इतने अपने भाइयों को मार दिया हूँ, तो उनको लग रहा था कि आई एम अ बैड पीपल, आई एम अ बैड मैन। एंड एक्चुअली जब उनको माइंड में ये चल रहा था, तो उनको राधा गुप्त वॉज डिसाइपल ऑफ चाणक्य, तो उनने उनको बोला था कि जो राज सिंहासन है वो खाली नहीं होना चाहिए, आपको राजाभिषेक करवा लेना चाहिए। और इस तरीके से जो है अशोका का राजाभिषेक, कोरोनेशन 269 BC में हुआ है। ओके, तो 3 साल 3 इयर्स जो सिंहासन था वो खाली खाली था। बट अशोका फॉट द वॉर इन 261, कलिंग, दैट इज द कलिंगा वॉर। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, इन कलिंगा वॉर अराउंड 1 लाख आर्मी, मतलब 1 लाख सोल्जर्स उसमें मारा गया था। एंड 1.5 लाख जो सोल्जर्स थे वो टोटली वॉन्डेड हुआ था, इंजर्ड हुआ था। तो ये जब दृश्य देखा अशोका ने, तो उनको बहुत ही बुरा लगा, ही फेल्ट सो बैड, एंड वो चाहा कि आज के बाद से जो है वॉर नहीं करना है, और वो वॉर जो है वहां से स्टॉप कर दिया। इसलिए अशोका का जो पीरियड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काम अशोका, चंड अशोका एंड धर्म अशोका। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड वो काम अशोका था, बट कुछ टाइम के लिए वो चंड अशोका बना, लेकिन बाद में आफ्टर कलिंगा वॉर ही बिकेम द धर्म अशोका। धर्म अशोका इन द सेंस कि उसका एक जो था पहले कि दिग्विजय, दिग्विजय इन द सेंस दैट इज द काइंड ऑफ मोटो। द मोटो था कि दिग्विजय, और मोस्ट ऑफ द रूलर्स का मोटो था दिग्विजय मींस व्हाट, कंकर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को जीतने वाला। तो वो उनको मोटो को छोड़ के उसने धर्म विजय का रास्ता अपनाया था, धर्म विजय। ओके, तो वो अभी जो है वॉर नहीं करता था अशोका। तो हम लोग देखते हैं अशोका के बारे में डिटेल्स में। द ग्रेट अशोका ruled from 273 BC to 232 BC. See, Ashoka का different name है। Ashoka, according to Maski Minor Rock Edict, Maski is a name of place which is in MP, मध्य प्रदेश। तो उनके अकॉर्डिंग अशोका नाम था उनका, बट अकॉर्डिंग टू गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट उनका नाम था देवम प्रिय, देवम प्रिय अशोका, दैट इज राजा। प्रियादशी, अकॉर्डिंग टू बराबर की इंस्क्रिप्शन, प्रियादशी का नाम था। प्रियादशी according to Kandahar Major Rock Edicts. Ashoka Maurya according to Rudra Daman Junagadh Rock Edicts. According to Buddhist tradition, Ashoka usurped the throne after killing his 99 brothers and spared Tissa. Tissa was the youngest brother. So Tissa became the monks. Tissa became the monks of Buddhist, and finally Tissa was the priest in third Buddhist council in 250 BC at Patliputra. This war of succession accounts for interregnum of 4 years, 273 to 269 BC, and only after securing his position on the throne, Ashoka had himself formally
crowned in 269 BC. Radhagupta, a minister of Bindusar, helped him in fratricidal struggle and captured the throne. The queens of Ashoka, वैसे बोला जाता है कि उनके 4 रानियां थी, लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग ऑफिशियल जो उनकी वाइफ्स थी वो 3 ही थी, बंदा असंधिमित्रा, कौरवकी एंड पद्मावती. They was his first love and she never got the status of queen. Under Ashoka, the Mauryan Empire reached its climax. For the first time, the whole of the subcontinent, living or the extreme south, was under imperial control. जो कि मैं आपको मैप में बताया था, दिया था. Ashoka fought the Kalinga War in 261 BC. In 9th years of his coronation, the king was moved by massacre in this war and thereafter abandoned the policy of physical occupation in favor of policy of cultural conquest. Physical occupation, that is दिग्विजय को छोड़ के वो जो है एक्सेप्ट किया था धर्म विजय की रास्ता. Ashoka made caves at Bravar Hills for Ajivika monks. Yeah, Bindusar accepted Ajivika sect. As I said you, Ajivika was a kind of religion. It was founded by Gosala Maskari Putra, and even Gosala Maskari Putra was friend of Mahavira. So during the starting traveling period, Gosala Maskari Putra was with Mahavira for 7 years. एंड मैंने बताया था आपको कि उनके जो थॉट के डिफरेंस के कारण वो दोनों सेपरेट हो गया था. महावीरा एंड गोसाला मस्करी पुत्रा अलग अलग रास्ता तैयार कर लिया था. एक का कॉन्सेप्ट ये था कि फेट इज एवरीथिंग, मींस व्हाट एवर इज रिटन इन योर फेट दैट शुड बी हैपेंड, वेदर यू डू गुड डीड और बैड डीड, दैट डजंट मैटर. तो अगर आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो आपके तकदीर में है, जो आपके नसीब में है, वही होगा. ये कहता था गोसाला मस्करी पुत्रा. लेकिन महावीरा का कहना था कि नो, इफ यू डू गुड डीड देन यू विल गेट sweet fruit, and if you do bad deed then you will get bad fruit. तो इनका कहना था कि जैसे कर्मा, मतलब इन शॉर्ट महावीरा फॉलोड द कर्मा थियरी. तो इन दोनों के जो थॉट का डिफरेंसेस था, कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग हो गया था. तो आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय गोसाला मस्करी पुत्रा, and that sect was accepted or adopted by Bindusar. So after death of Bindusar, Ashoka made many caves on Bravar Hills. Bravar Hill is a hill in Bihar. तो वहां पे बहुत सारे केव्स बनाया था आजीविका मंक्स के लिए. ओके, तो अशोका मेड केव्स एट ब्रावर हिल फॉर आजीविका मंक्स. आप देख सकते हैं ये ब्रावर हिल है, केव एट ब्रावर हिल इन बिहार. तो ये केव जो है वो अशोका ने बनाया था आजीविका मंक्स के लिए. Or this cave at Naga Arjun Hill. This cave was made by Dashrath Maurya. Dashrath Maurya was grandson of Ashoka. So basically, this cave, Naga Arjun Hill cave, was made for the Buddhist monks. ये बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनाया गया था. ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द पिलर मेड बाय अशोका. ये पिलर इंस्क्रिप्शन है और इस तरह के पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ना अशोका बनाते थे. आप ये देख सकते हैं ये सारनाथ के पिलर है और सारनाथ के पिलर के ऊपर जो इसका एम्बलम है, स्पेशली जो इसका एबेकस स्टाइल है, जो ऊपर लायन आप देख सकते हैं. एंड दिस एनीवे Ashokan Dhamma. What is mean by the Ashokan Dhamma? So after accepting the Buddhism, because Ashoka adopted Buddhism, as I said you, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि Chandragupta Maurya accepted Jainism, Bindusar accepted Ajivika, but Ashoka accepted Buddhism. But Ashoka respected all the religions equally. Anyway, अशोका के धर्म और बुद्धिस्ट के जो धर्म है दोनों का डिफरेंसेस है. अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड अकॉर्डिंग टू धर्म ऑफ बुद्धिज्म, इट इज सेड दैट इफ यू डू गुड डीड देन यू विल गेट निर्वाण. निर्वाण मीन्स सैल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष कंप्लीटली, मतलब रीबर्थ से आपको छुटकारा मिल जाएगा. लेकिन अशोकन धर्म के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इफ यू डू गुड डीड देन यू विल गेट स्वर्ग. ये स्वर्ग को एक्सेप्ट किया है
कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो आपको स्वर्ग मिलेगा। इनसे मालूम पड़ता है कि ये हिंदू धर्म को भी उतना ही रिस्पेक्ट करते थे जितना वो बुद्ध धर्म को करते थे। Anyways, Ashoka's Dham was different from Buddhism. Dham propagated the tenets of tolerance as well as moral and ethical conduct. Its blood objective was to preserve the social order as with the expansion of Mauryan Empire, the population had become heterogeneous, diverse, and multiracial. It ordained that people should obey their parents. या उनका जो धर्म का एक ये भी था कि people should obey their parents, pay respect to Brahmins and Buddhist monks, and show mercy to slaves and servants. तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह से सोसाइटी को रूल करते थे। एंड इवन इस तरह के मैसेज को मतलब सच काइंड ऑफ द मैसेज वर स्प्रेड बाय द धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता वाज अ पोस्ट, अ काइंड ऑफ ऑफिसर, वी कैन से। उस टाइम में एक ऑफिसर होता था धम्म महामत्ता। तो धम्म महामत्ता को इस तरह के मैसेज पीपल तक पहुंचाने का काम देते थे। He held that if people behaved well, they would attain स्वर्ग। देखिए यहाँ पे स्वर्ग की बात हुआ है, यहाँ पे वो कहीं भी निर्वाण की बात नहीं बोला है। Anyway, later Mauryan, the Mauryan dynasty lasted for about 137 years. The three Mauryan rulers ruled for 90 years and later Mauryan for only 47 years. Ashoka's death was followed by the division of Mauryan Empire into two parts, western part and eastern part. The western part came to be ruled by Kunal and then by Samprati for a short while. Eastern part came to be ruled by Dasrath, who made Naga Arjun caves for Buddhist monks. The last Mauryan ruler, Brihadrath, was assassinated in 185 BC by his army chief or commander in chief Pushyamitra Shunga, who established his own Shunga dynasty. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनके लास्ट रूलर, द लास्ट रूलर ऑफ Maurya dynasty was Brihadrath Maurya, and Brihadrath Maurya was killed by his own army chief. His name was Pushyamitra Shunga. Basically, Pushyamitra Shunga was a Brahmin, and he did not want to be a Buddhist. And Ashoka और उनके जितने भी सक्सेसर थे, all लोग सब के सब बुद्धिस्ट थे, लेकिन ये कभी बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे। पुष्यमित्र शुंगा was against of Buddhist. And finally, in 185 BC, he killed his ruler Brihadrath and became the ruler of Magad and established the Shunga dynasty. So Pushyamitra Shunga founded Shunga dynasty in 184 BC. So now about Shunga. देखिए पुष्यमित्र शुंगा was a Brahmin, बट ऐसा माना जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में जो बुद्धिस्ट लोग थे उन पे बहुत ही अत्याचार हुआ था। वो बुद्धिस्ट लोगों के को बहुत ही टॉर्चर करते थे। स्टिल ही रिपेयर्ड द स्तूपा ऑफ सांची एंड सारनाथ। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि सांची और सारनाथ में जो स्तूप है वो पुष्यमित्र शुंग ने रिपेयर करवाया था। ओके, एनीवे पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में जो फिर से फॉरनर मतलब आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ मौर्य, इवन अगेन जो वेस्टर्न साइड से जो आउटसाइडर्स थे, इन्वेडर्स थे, वो इंडिया पे फिर से इन्वेड करना चालू कर दिया। इनमें सबसे पहले था साका और इंडो ग्रीक रूलर। ओके, वो सब फिर से इंडिया पर अटैक करता था, लेकिन पुष्यमित्र शुंगा डिफीटेड द साका रूलर एंड ऑर्गेनाइज्ड द अश्वमेध यज्ञ। तो जितने बार वो जीतता था पुष्यमित्र शुंगा, साका को हराता था, उतने बार जो है वो इंडिया में अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे। तो फाइनली ही परफॉर्म्ड अराउंड 3 अश्वमेध यज्ञ। एनीवे ही लॉन्च द लेड कॉइन्स, लेड से बना हुआ कॉइन से लॉन्च किया था पुष्यमित्र शुंगा। एनीवे पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में उनका जो लड़का था अग्निमित्र शुंगा, तो अग्निमित्र शुंगा was son of पुष्यमित्र शुंगा and he was the governor of Vidisha. Vidisha is a name of place in Madhya Pradesh. So on that time it was a province of Magad. So Vidisha was governed by Agnimitra Shunga. Agnimitra Shunga was son of पुष्यमित्र शुंगा। तो अग्निमित्र शुंगा के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो एक कालिदास का ड्रामा है दैट इज मालविका अग्निमित्रम। तो एक मालविका अग्निमित्रम एक ड्रामा है जो कालिदास ने लिखे है
तो उनमें ये बोला गया है इट इज अ ड्रामा, इट इज अ लव स्टोरी ड्रामा वी कैन से। तो वहां पे मालविका वॉज अ मेड इन दैट प्रोविंस, वहां पे एक मेड, एक नौकरानी रहती है, एंड अग्निमित्रा वॉज द रूलर ऑफ दैट प्रोविंस, एंड उनके बीच में लव स्टोरी था। तो एक मेड और एक रूलर के बीच में जो लव स्टोरी है उनको लिखा है कालिदास ने अपने बुक मालविका अग्निमित्रम में। इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामा। ओके, सो अग्निमित्रा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन आता है कि अगर मालविका अग्निमित्रम बुक वॉज रिटन बाय whom, एंड इसका मेन पर्पस क्या है और किस रीजन से इसको लिखा गया है। एनीवे तो आप समझ गए होंगे। तो अग्निमित्र सुंगा, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी was killed by his own army chief. His name was Vasudeva Kanava. So Vasudeva Kanava succeeded the Sunga dynasty and established his own dynasty, that is Kanva dynasty. तो वासुदेव कानवा ने खुद का डायनेस्टी फिर से बना लिया। एंड वासुदेव कानवा का भी लास्ट रूलर था, तो लास्ट रूलर वाज किल्ड बाय द सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी वाज ऑफ साउथ इंडियन डायनेस्टी, वो साउथ इंडिया से आया था और फाइनली सातवाहना डायनेस्टी आया था। So after the declination of Satavahana dynasty, there was the Gupta dynasty. तो अभी हम लोग जो है देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि आपको उतना डिटेल्स नहीं है, तो आई थिंक सो जो इंडो ग्रीक है या कुषाण वगैरह है वो उतना डीप में आपको नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बताया। ओके, एक कंटेंट्स ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये जानना जरूरी है। एनीवे, in first rock edicts, it is written at there prohibition of animal sacrifices and festive gatherings. आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस क्यों बोला गया है, बिकॉज उस टाइम में ऐसा माना जा रहा था कि एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस बहुत ही ज्यादा होता था, और कॉज ऑफ द वैदिक रिचुअल्स। वैदिक रिचुअल्स मीन्स व्हाट, कि जहां कहीं भी यज्ञ होता था तो एनिमल्स की बलि दिया जाता था, सेक्रीफाइसेस उनकी दी जाती थी। तो उनको रोकने के लिए अशोका ने रूल्स बनाया था, उनको बोला था कि एनिमल की सेक्रीफाइसेस को प्रोहिबिट कर दिया था, और इवन फेस्टिव जो गैदरिंग को भी वो प्रोहिबिट कर दिया था। और इतना ही नहीं, इवन जो है पर्टिकुलर डे पे मीट और जो नॉन वेज खाना भी मना कर दिया था उसने। एनीवे, सेकंड रॉक एडिक्ट्स में लिखा है मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, मेडिकल मिशन सेंट एवरीवेयर। रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 3, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। ये मैसेज है, देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट एंड इवन पिलर एडिक्ट, तो ये अलग अलग है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम में मैसेज अगर देना हो तो वहां पर पिलर बनवाते थे, और पिलर वाज सो पॉलिश्ड, मतलब उसमें इस तरह का पॉलिश होता था कि अभी के साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाया कि उसमें किस तरह का मटेरियल यूज करते थे। इट वाज जस्ट लाइक द मिरर टाइप के, इतना चमकता था वो। तो वो जो रॉक एडिट्स में वो मैसेज लोकल पीपल के लोकल लैंग्वेज में वो लिख के बताते थे कि आपको ये मैसेज है, और ये मैसेज जो है वो एक काइंड ऑफ ऑर्डर है जो कि किंग के तरफ से है। courtesy to relatives, elders, consideration for animals, appointment of धम्म महामत्र, देयर ड्यूटी। जैसे मतलब धम्म महामत्र एक ऑफिसर था, एक पोस्ट था, तो उनका ये मेन वर्क था कि टू स्प्रेड द धम्म, धम्मा ऑफ अशोका, जो अशोकन धम्मा है उनको स्प्रेड करना है। नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डर्स टू धम्म महामत्र। नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, ऑल सेक्ट्स dwell in peace. System of Dhamma Yatra. It is written in 8th rock edicts. 9th में attack on meaningless ceremonies and rituals. 10 conquest through Dhamma instead of war. 11 explanation of Dhamma policy. 12 appeal for tolerance among all religious sects. 13 Kalinga war. Mention 5 contemporary Hellenic Greek kings. 14 inspiration to spend religious life. 15 first separate rock edicts at Dhauli talks about all subjects are my children. Modern administration.
See, empire was divided into provinces, provinces was divided into district, district को उस टाइम में बोलते थे wish, even wish was divided into subdivisions, that is called pargana. Even pargana was divided into villages. So the ruler of the head of the empire was king, the head of the province was kumar, so kumar bolte the. The head of district was pradeshika, rajuka or yukta. The head of subdivision was gopa and asthanika, and the head of village was gramika. The modern government was a centralized bureaucracy with king as fountainhead of all the powers. However, he was assisted by the council of ministers, that is called मंत्री परिषद. देखिए, अगर हम इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय चाणक्य. चाणक्य के नाम सुने होंगे. अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुक ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र है. वो बहुत ही वेल मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया था चाणक्य ने. तो उनके अकॉर्डिंग जो एम्पायर है, एम्पायर का हेड. यहाँ पे क्या है कि ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो हर जगह पे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल था, सेंट्रलाइज मैनर में था. और यही चीज जो है वो गुप्ता पीरियड में जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया. और ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आप इतना समझ सकते हैं कि जहां पे भी अभी के टाइम में कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वो, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट करता है वो सेंट्रलाइज होगा. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के अपना खुद का जिस डिसीजन है, उनका खुद का लिमिटेशन है, उनका खुद का लिमिटेशन है, तो उस सिचुएशन में मतलब डिसेंट्रलाइज है. तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज है. उतना सेंट्रलाइज नहीं है जितना कि अशोका का टाइम में था या मौर्य का टाइम में था. तो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी विथ किंग एज फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर्स. एनीवे, प्रोविंस का जो हेड है वो कुमार होते थे. डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है प्रादेशिका, राजुका और युक्ता होते थे. सब डिवीजन का हेड गोपा और स्थानिका होते थे. और विलेज का हेड ग्रामिका होते थे. एनीवे, राजा जो है भले ही किंग वॉज द सेंट्रल और किंग वॉज द ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ पावर. ऑटोक्रेटिक इन द सेंस कि सिंगल पावर, मतलब ऑल द पावर्स वर वेस्टेड टू द किंग ओनली. किंग जो बोलता था वही होता था. स्टिल किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो नॉट अभी भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज कॉल्ड मंत्री परिषद. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं से लिया गया है. Anyway, according to Kautilya, चाणक्य, there are 7 elements of states. सप्तंग थ्योरी बोलता है 7 elements of states. में क्या क्या है? राजा, that is the king. अमात्य, that is the secretary. और it is अमात्य को nowadays प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं. अमात्य, that is प्राइम मिनिस्टर. जनपद, that is territory. दुर्ग means fort. कोष, the treasure. सेना, the army. मित्र, फ्रेंड. तो ऐसे बोलते थे कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स. सप्तंग थ्योरी. फर्स्ट राजा, सेकंड अमात्य, थर्ड जनपद, फोर्थ दुर्ग, फिफ्थ कोश, सिक्स सेना, सेवन मित्र. State during this period actively took part as well as regulates the trade and commerce. The officers were paid salary in cash. तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो सैलरी ऑफिसर्स को मिलता था वो कैश के फॉर्म में मिलता था. लोकल एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वर नोन एज विश और आहार. तो डिस्ट्रिक्ट को विश बोलते थे और आहार बोलते थे उस टाइम. The 3 officials mentioned in Ashokan edicts, Yukta, Rajuka, and Pradeshika, were associated with the district administration. The Gramika was the head of village. Nagarka was the chief officer responsible for the law and order in the city. The municipal administration of the cities was excellent during modern period. Megasthenes gives an account of the committee system of administering the municipalities in the cities. There were 6 committees of 5 members each. The functions of these 6 committees were industrial arts, entertainment of foreigners, registration of birth and death,
trade and commerce, public sale of manufactured goods, collection of taxes on the articles sold. तो हम समझ सकते हैं कि उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टफुल था इकोनॉमी. स्टेट टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी. शूद्र वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. देखिए अभी तक शूद्र और वुमन की जो पोजीशन बहुत ही डिग्रेड हुआ था, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका और मौर्य शूद्र की पोजीशन को अपलिफ्ट किया था और उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया गया था. शूद्र वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. Crown land was known as Sita. Sita was the crown land, that is royal land. तो उस टाइम में जो किंग जो रॉयल फैमिली होते थे वो भी एग्रीकल्चर करते थे. एग्रीकल्चर इन द सेंस कि वो भी फसल क्रॉप्स वगैरह जो है वो उगाते थे, उनका कल्टीवेशन करते थे. तो द रॉयल लैंड वाज कॉल्ड सीता. देयर वर provisions for irrigation by the state. The normal taxation rate was 1/6 of the produce. So उस टाइम में जो है ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड 1/6 एंड 1/6 वाज लो एज कंपेयर टू द मुगल पीरियड. क्या मुगल पीरियड और बाद में पढ़ेंगे जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो इस टाइम में जो है 1/3 या हाफ ऑफ द प्रोडक्शन लेता था, बट मौर्य टाइम में ओनली 1/6 अराउंड 17%, 17-16% जो है वो लेते थे. The weight and measures were regulated by the states. Tolls were also levied on commodities brought to town for sale, and they were collected at gate. The state enjoyed monopoly in mining, forest, salt, sale of liquor, manufacture of arms, etc. So Gaura, that is Gorakhpur district UP में है. Copper plus inscription and महास्थाना जो बगाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में है. इंस्क्रिप्शन डील विद द रिलीफ मेजर्स टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फेमाइन. तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका, और उस इंडिका में उसने जिक्र किया था हमारे सोसाइटी के बारे में कि जो इंडियन सोसाइटी है, तो ऑलमोस्ट दी सोसाइटीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी कास्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन. ये कहना है मेगास्थनीज के इंडिका के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडियन जो सोसाइटी है वो बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड है, लेकिन ये डिवीजन जो है वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है. जैसे बार्बर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, तो ऐसे जो है वो कास्ट जो है सिस्टम डिवाइडेड है. बट एक्चुअली ये गलत है. अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऐसा नहीं दिया गया. एनीवे, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया में स्लेवरी नहीं है. देयर वाज नो स्लेवरी एंड फेमाइन अकॉर्डिंग टू इंडिका. मेगास्थनीज के बुक में स्लेवरी और फेमाइन के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि वो बोला कि वहां पे फेमाइन हुआ ही नहीं है. जिक्र किया है लेकिन बोला है कि स्लेवरी सिस्टम नहीं है और फेमाइन भी नहीं हुआ है. लेकिन ये भी गलत है. ये भी क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र देयर वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ फेमाइन. एंड इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बोगाड़ा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में जो एक मास्थाना इंस्क्रिप्शन है और सोगौरा इंस्क्रिप्शन गोरखपुर में, ये दोनों में बताया गया है रिलीफ के बारे में, फेमाइन रिलीफ के बारे में जिक्र किया गया है. इसका मतलब है कि फेमाइन आया था एंड ऑफ कोर्स 12 इयर्स का फेमाइन आया था. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेगास्थनीज जो है इंडियन कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पाया था. इसका रीजन है कि इंडिया में स्लेवरी सिस्टम था बट उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, जितना कि उतना सीवियर नहीं था जितना कि यूरोपियन कंट्री में था. यूरोपियन कंट्री में स्लेव्स को जस्ट एनिमल के जैसे ट्रीट करते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया में उस टाइम में स्लेव्स को जस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जैसे ट्रीट करते थे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते थे. तो उनको लगा ही नहीं था कभी कि ये लोग स्लेव्स हैं. आप ये समझ सकते हैं. और फेमाइन के टाइम में अगर प्रॉब्लम होती थी तो जो किंग है वो किंग अपने लैंड में जो भी क्रॉप्स होता था वो लोगों में बांट देते थे, इसलिए फेमाइन्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था लोगों. आर्मी सिस्टम. The most striking feature of modern administration was maintenance of a huge army. Kautilya permitted all the four वर्णs to serve in the army. अब देख सकते हैं यहाँ पे फोर वर्ड्स में इसके शूद्र को भी इंक्लूड किया गया है, शूद्र को भी आर्मी सिस्टम में लिया गया था. अकॉर्डिंग टू Pliny, Mauryas maintained an army of 6 lakh soldiers. Mauryans also maintained a navy. Okay? तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में आर्मी भी बहुत ही स्ट्रांग था.
और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आप इतना समझ सकते हैं कि उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन आज तक इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुआ। इवन अभी के टाइम में भी वैसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जैसा उस टाइम में हुआ करता था। और उस टाइम में किसी भी तरह का वर्ड जो हेट था उसके पहले, क्योंकि मौर्य का पहले जो है वो कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड ना, कि ये ब्राह्मण बन रहा है और क्षत्रिय, क्योंकि आर्मी में ओनली क्षत्रिय को लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूद्र को पहले तो फार्मर्स के कैटेगरी में भी इंक्लूड किया और बाद में जो है वो आर्मी के लिए भी उनको जगह दी गई। इसका मतलब है कि वर्ण का भेदभाव बहुत ही कम होता था इस टाइम में। सोसाइटी वाज सो वेल फॉर्म्ड ऑन दैट टाइम। ओके, so we have completed the period of Mauryan period. अब देखते हैं न्यू टॉपिक। Maurya, the regional kingdoms were formed. Unlike Mauryas, none of these regional kingdoms could extend their political authority over the large area equivalent to that of Mauryan Empire. Thus, with the downfall of Mauryas, their great empire witnessed rise of multiple regional kingdoms. आप ये समझ सकते हैं कि मौर्य के डिक्लेनेशन के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत सारे स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। और उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद में इतना बड़ा एम्पायर कभी भी नहीं बन पाया था। द इम्पोर्टेंट रीजनल किंगडम जैसे शुंगा डायनेस्टी 185 बीसी टू 73 बीसी, कानवा डायनेस्टी जिसके बारे में मैं आपको कुछ देर पहले जिक्र किया था शुंगा के बारे में और कानवा के बारे में, फ्रॉम 73 टू 28 बीसी। सातवाहन डायनेस्टी फ्रॉम 60 बीसी, बिकॉज ये स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से, बाद में वो नॉर्थ इंडिया में आया, तो 60 से ये स्टार्ट हो गया, 60 बीसी टू 225 एडी। छेदी डायनेस्टी, इट वाज द डायनेस्टी ऑफ ओडिशा। इंडो ग्रीक जो इंडिया पर अटैक किया था, पाथियस आल्सो अटैक्ड ऑन इंडिया इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी एडी। साकार, कुषाण। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न जो एम्पायर है इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर किंगडम, बट ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट किंगडम्स। वैसे तो और भी किंगडम्स थे लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट किंगडम्स है। शुंग डायनेस्टी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शुंग डायनेस्टी वाज established by Pushyamitra Shunga, a Brahmin commander-in-chief of last modern ruler named Bridrak in 185 BC. The capital of Shunga was Vidisha in modern Madhya Pradesh. Pushyamitra didn't adopt any royal title and ruled with the name of Senani. He performed 2 horse sacrifices. Actually, 3 horse sacrifices है, यहाँ पे mistake है. So he performed 3 horse sacrifices, Ashwamedh, and one of these was performed by Panini, the great grammarian. So मैं इनके बारे में बता दूं आपको कि पानिनी इज द फर्स्ट writer of grammar in the world. Panini gave the first grammar and that is called Asht Adhyay. ये याद रखिएगा आप लोग, Asht Adhyay is the first grammar of the world. It is in Sanskrit written by Panini. During the reign of Shunga, there was a revival of Brahmanical influence. जैसा बताया आपको, शुंगा बिलोंग टू ब्राह्मण वर्ण एंड दैट इज व्हाई वो ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था शुंग के टाइम में ही। क्योंकि इसके पहले जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स जो है कभी भी लैंड डोनेशन नहीं लेता था। ब्राह्मण्स का काम था ओनली टू स्प्रेड ओनली स्प्रेड द नॉलेज, ओनली एजुकेट द पीपल। उनका ये कॉन्सेप्ट था और उनके बदले में उनको क्या मिलता था, भिक्षा मिलता था। लेकिन इस टाइम में फर्स्ट टाइम में ब्राह्मण्स को लैंड डोनेशन स्टार्ट किया था। लैंड डोनेशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंगा ओनली। द भागवत रिलीजन बिकेम इंपॉर्टेंट। देखिए भागवत रिलीजन का मतलब क्या है, क्योंकि बिफोर भागवत रिलीजन, बिफोर पुष्यमित्र शुंगा, जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है बहुत ही फास्ट स्प्रेड हो रहा था। तो उनको रोकने के लिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म को रोकने के लिए और हिंदुज्म को बचाने के लिए भागवत जो है वो स्टार्ट किया था। भागवत जो है, भागवत एक टाइप का सेरेमनी है
जिनमें गॉड विष्णु के 10 इनकारनेशन के बारे में बताया जाता है। ओके, तो भागवत रिलीजन इस टाइम स्टार्ट हुआ था, और इवन इस टाइम में शूद्र और वुमन को भी अलाउ किया था, परमिशन दिया था कि आप भी भागवत कथा सुन सकते हैं। द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भरहुत in MP was built during the reign of Shunga. The fine gateway railing which surrounds the Sanchi Stupa, built by Ashoka, was constructed during the Shunga period. देखिए यहाँ पे मैं बताया था कि शुंगा है वो भले ही बुद्धिस्ट को नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जो सांची का स्तूपा है उसको रिपेयर करवाया था। पुष्यमित्र was succeeded by his son Agnimitra, the hero of Kalidas drama Malvika Agnimitram. The Greek king Encelcidus once sent his ambassador named Herodotus to the court of Shunga. Herodotus constructed a pillar, that is Garud Dhwaj, in the honor of God Vasudeva. तो ये गरुड़ ध्वज जो है एक पिलर बनाया है, वो मथुरा में बनाया है ऑन द ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव। Shunga also defeated the Bactrian king Demetrius. देखिए Bactria was the region in Afghanistan. Shunga issued coins of lead. After Agnimitra, a series of weak rulers such as Vasumitra, Vajramitra, and Bhagbhadra, and last was Devabhuti. Devabhuti followed, leading the decline of the dynasty. Devabhuti को कहीं पे देवभूमि भी बोला गया। देवभूति और देवभूमि was killed by his own army chief. His name was Vasudeva Kanva. So Kanva established his own dynasty in 73 BC, and even this dynasty was ended in 28 BC. BC means before Christ. In 73 BC, Devabhuti, the last ruler of Shunga dynasty, was murdered by his minister Vasudeva, who usurped the throne and founded the Kanva dynasty. The dynasty was confined to Magadh only. It means what? Even Kanva dynasty जो है वो और भी छोटा हो गया, और भी स्मॉल हो गया है, और भी आप बोल सकते हैं कि सिंक्रोनाइज हो गया है, और मगध का जो रीजन है उतना ही था। The period of Kanva rule came to an end in 28 BC when their kingdom was annexed by Satvahana. Satvahana means vehicles, 7 vehicles of horses, ऐसा आप समझ सकते हैं। So, Sasaraman was the last ruler. Chedi dynasty. After Maurya, the Chedi dynasty emerged in the Kalinga region in Odisha. The capital city of this dynasty was Shishupalgarh. The important ruler of this dynasty was Kharavela. तो हम लोग खारावेला के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। एज आई सेड यू, खारावेला मेड मेनी केव्स ऑन उदयगिरी हिल। तो जो उड़ीसा में उदयगिरी हिल है उस पर बहुत सारे केव्स बनाए, जैसे बाघ गुम्फा, रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, तो ऐसे बहुत सारे गुम्फा केव्स बनाया था, और उसमें जो है जैनिज्म के बारे में जिक्र किया गया है। Kharavela patronized Jainism and the Hathi Gumpa inscriptions gives a reference of his victories. Satvahana dynasty, it was started around 60 BC to 225 AD. Successor of the Mauryas in the Deccan and Central India were the Satavahanas. Their capital was Pratyasthan or Paithan, while Bharuch was a most important port city. The early Satvahana kings appeared not in Andhra but in Maharashtra, but most of their early inscriptions have been found in Andhra. Simuka was the founder of Satvahana dynasty. Simuka from 60 BC to 37 BC was the founder of this dynasty. He was immediate successor of Ashoka in this region. Satkarni one, you can say Satkarni one और सिमुका के बीच में बहुत सारे kings आए थे, but Satkarni was the first powerful ruler of this dynasty. So Satkarni one raised the power and prestige of the dynasty by conquest. He performed Vedic sacrifices. Hala, its 70th ruler, was of the author of Ghat Saptasti or Saptasti in Prakrit. The text contains the love yours. It means what कि erotic kinds of the stories जो है वो इसमें लिखा हुआ है. Satavahanas were finally succeeded by the Vaktak dynasty in Maharashtra, and
इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। देखिए इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में हम लोग महाभारत और रामायण में भी जिक्र किया गया इसके बारे में। एनीवे वक्टर डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड से कैसे वो कनेक्टेड है। Satavahanas started the practice of donating land with fiscal and administrative rights to Brahmins and Buddhist monks, which eventually weakened their authority and resulted in the rise of feudalism in the later period. The earliest inscriptional evidence of land grant in India belongs to 1st century BC, was during the reign of Satavahanas. The official language of the Satavahana was Prakrit. So Prakrit was a language. The Satavahanas issued their coins in lead, mainly copper and bronze. ओके, सो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ द मौर्य पीरियड शुंगा डायनेस्टी कितना बड़ा है। शुंगा डायनेस्टी जो है आप देखो येलो कलर में जो दिख रहा है वो शुंगा डायनेस्टी, वो और डिक्लाइन हुआ था, अलग अलग पार्ट में अलग अलग ये डिवाइड हो गया था। आप देख सकते सातवाना एम्पायर साउथ इंडिया, चोला एम्पायर, पांड्या किंगडम, शुंगा डायनेस्टी, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया था। The Mauryan period and Gupta period, there are many outsiders who attacked on India. We will see one by one. The first one was the Indo-Greek kings. Why do we say Indo-Greek kings? Initially they were Greek, but later he became the part of India because they accepted the Indian religion, whether Buddhism, Jainism, or Hinduism. So Indo-Greeks, that is Bactrian Greeks, were the first foreign rulers of northwestern India in the post-Mauryan period. The most famous Indo-Greek ruler was Menander. He is also known as Milinda. तो ये मेनेंदर और मिलिंदा was a ruler. Basically वो जब वो एक बार इंडिया में आ रहा था और उनको कन्फ्रंट्रेशन हो गया था एक बुद्धिस्ट मंक के साथ, उसका नाम था नागसेना। तो जब नागसेना जो बुद्धिस्ट मंक थे वो उनसे क्वेश्चन पूछा मिनेंदर से कि आप इंडिया की तरफ आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो मिनेंदर का कहना था कि मैं जा रहा हूँ इंडिया को जीतने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जीतना है। तो नागसेना से जो है उनको क्वेश्चन पूछा कि आपको जीत कर क्या मिलता है। तो उनसे जो है बहुत देर तक कन्वर्सेशन हुआ था। उस कन्वर्सेशन के बाद मिनेंदर जो है मिलिंदा मिलिंदा एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। आप समझ सकते हैं कि एक ही कन्वर्सेशन में वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, उसके ऊपर एक बुक लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड मिलिंदा पान्हो। तो मिलिंदा पान्हो इज अ बुक, इट इज रिटन ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन द बुद्धिस्ट मंक नागसेना and Indo-Greek ruler Milinda. That is called Milinda Panho. His capital was Sialkot, nowadays Pakistan. He is mentioned in the famous Buddhist text Milinda Panho. Milinda Panho मैं आपको explain किया. Milinda Panho was the book on the basis of the conversation between Milinda and Nagasena. He was converted to Buddhism by Nagasena or Nagarjuna. The Indo-Greek kings introduced the regular coinage in India in large number. We can say Indo-Greek king was the first king who introduced gold coins. ये क्वेश्चन आ सकता है, important क्वेश्चन है कि who introduced the gold coin first time in India. तो आंसर होगा Indo-Greek king. Indo-Greek king first time in India में gold coins लॉन्च किया था. The last Indo-Greek king was Hesetrius. They introduced gold coins attributed with the human figure in India first time. हाँ, आज आप बोल सकते हैं कि इसके पहले जितने भी कॉइन्स होता था उसमें कहीं पे भी ह्यूमन फिगर नहीं होता था, और फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन फिगर का एट्रीब्यूशन इंडो ग्रीक किंग ने ही स्टार्ट किया था इंडिया में।
क्योंकि इसके पहले जो है बताया था आपको कि नेचर का जो है वो एट्रीब्यूट होता था, जैसे आपका हिल है या एनिमल है, बर्ड्स है, तो उनके एट्रीब्यूट होता था, लेकिन ह्यूमन या किसी भी तरह के जो गॉड, ह्यूमन और किंग का एट्रीब्यूशन नहीं होता था। फर्स्ट टाइम इंडो ग्रीक जो है वो इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन फिगर एट्रीब्यूटेड क्वाइंस एंड इवन द क्वाइन ऑफ गोल्ड। साका, द साका also known as Scythians replaced the Indo-Greeks in India. The most famous Saka ruler in India was Rudradaman I, as we discussed already about Rudradaman I, because Rudradaman I made an lengthiest inscription in Sanskrit language on Junagadh inscription. So he is famous not only for his military conquest but also for his public works. He repaired the famous Sudarshan Lake of Mauryan period. See, Sudarshan Lake अभी भी गुजरात में है. Sudarshan Lake was made by Pushyagupta Maurya. So Pushyagupta Maurya was the governor of Gujarat during the reign of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya के टाइम में Pushyagupta Maurya जो है, he was the governor of Gujarat and he made the Sudarshan Lake. Even that lake is present right now also. So Sudarshan Lake is in Gujarat. So that lake was repaired by Rudradaman I. Even Pushyamitra Gupta was brother-in-law of चंद्रगुप्त मौर्य. आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सिस्टर थी उनसे पुष्यगुप्त मौर्य की शादी हुई. He repaired the famous Sudarshan Lake of the Mauryan period and gave patronage to Sanskrit language. The Junagadh inscription in Gujarat is attributed to Rudradaman I, first ever inscription written in Sanskrit. In about 58 BC, a king of Ujjain, Vikramaditya, is supposed to have fought effectively against the Sakas, an era called the Vikram Samvat in reckoned from 58 BC. देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है. विक्रम संवत was started in 58 BC and that is also called विक्रम संवत मींस क्या, यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट होता है और यही विक्रम के नाम पे चंद्रगुप्त टू एक्सेप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य. तो ये विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो विक्रम के नाम पे लिया गया है और विक्रम जो है स्टार्ट 58 BC इसी में हमारा कैलेंडर एक स्टार्ट होता है. देखिए ऐसे डिफरेंट टाइप्स कैलेंडर है. एक कैलेंडर 58 BC में स्टार्ट होता है, एक कैलेंडर 78 BC में स्टार्ट होता है, सॉरी AD में स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड साका कैलेंडर. तो बेसिकली अभी हम लोग साका कैलेंडर को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे विक्रम कैलेंडर एक अलग कैलेंडर है. एनीवे, द पार्थियंस फर्स्ट सेंचुरी BC to first century AD. Originally the Parthians, that is Pahlavis, lived in Iran. They replaced the Sakas in northwestern India but controlled an area much smaller than the Sakas. Famous Parthian king was, the naam tha Bondaferin, in whose reign Saint Thomas is said to have came to India from Israel for the propagation of Christianity. Kushan. The Kushan were one of the 5 Yuchi clans of Central Asia. एक्चुअली यूसी वाज अ नेम ऑफ ट्राइब. एक ट्राइब था जो बेसिकली बाद में 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 5 पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट था कुषाण. They replaced the Parthians in northwestern India and then expanded to the lower Indus basin and the upper and middle Gangetic basin. The Kushans controlled famous Silk Route starting from China, passing through their empire on to Iran and Western Asia. The dynasty was founded by Khadfish I. Khadfish I was also known as Kujul Khadfish. So Kujul Khadfish was the founder of Kushan dynasty in India. Kujul Khadfish. Again I repeat, Kujul Khadfish was succeeded by his son, उनका नाम था Vima Khadfish. That is also known as Vima Khadfish or Khadfish II. Okay. So the Kushan were the first ruler in India to issue gold coins on a wide scale. But gold coins were issued by Vima Khadfish, not by Kujula Khadfish. The second king was Khadfish II or Vima Khadfish was the first king who issued the gold coins. The most famous Kushan ruler was Kanishka. Kanishka के बारे में पढ़ना जरूरी होगा. Kanishka, he ruled from 78 AD to 101 AD, also known as Second Ashoka.
He started an era in 78 AD, which is now known as the Saka era and is used officially by the government of India. So basically, Saka calendar is started from 22nd March with month Chaitra. तो अकॉर्डिंग टू साका कैलेंडर अभी हम लोग जो नॉर्मल कैलेंडर है उसमें 22nd मार्च से स्टार्ट होती है. 22nd एंड साका कैलेंडर इज अ लूनर कैलेंडर. लूनर कैलेंडर मींस इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द मून. तो ये कैलेंडर बना है अर्थ और मून के पोजीशन के बेसिस पे. हम बोल सकते हैं पूर्णिमा टू पूर्णिमा या अमावस्या टू अमावस्या, राइट ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये कैलेंडर है वो चैत्र मास से स्टार्ट होता है जो कि 22 मार्च में से स्टार्ट होगा. तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन. तो ये क्या है, 12 मंथ्स है और ये साका कैलेंडर का मंथ्स है. क्वेश्चन आ सकता है कि साका कैलेंडर स्टार्ट्स ऑन विच डे. तो याद रखिए 22 मार्च. And the first month of calendar is Chaitra and last month is Falgun. The empire of Kanishka was spread over a large area in the portion of 5 countries: Russia, Afghanistan, Iran, Pakistan, and India. Its capital was Peshawar. Even it is said that Kanishka captured most of China. फर्स्ट टाइम जो है आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ चाइना जो कैप्चर किया था वो कनिष्का ने ही कैप्चर किया था. तो कनिष्का कैप्चर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ चाइना. कनिष्का वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ महायाना बुद्धिज्म. क्योंकि कनिष्का के टाइम में ही बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना बुद्धिज्म एंड हिनायाना बुद्धिज्म. लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बुद्धिज्म के बारे में. बट इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्का इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसका प्रीस्ट का नाम था वासुमित्रा. वासुमित्रा वाज द प्रीस्ट एंड नागा अर्जुन वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट काउंसिल. So in that council, in the 4th council of Buddhism, the Buddhism was divided into 2 parts, Mahayana and Hinayana. Mahayana was known as great vehicle, whereas Hinayana was known as lesser vehicle. And what is mean by the great vehicle and lesser vehicle? Because ये जो डिवीजन हुआ था ये क्योंकि बाद के टाइम में जो है वो बुद्धिज्म में बहुत ही स्टार्टिंग में जो है लोअर वर्ण स्पेशली शूद्र लोग जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था. लेकिन बाद के टाइम में बहुत ही बड़े बड़े ब्राह्मण और इवन क्षत्रिय और राजा भी उसको एक्सेप्ट किया था. लेकिन जिस तरह से जो छोटे लोग गरीब लोग रह सकते थे और जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट था बुद्धिज्म को का स्टार्टिंग का कोड ऑफ कंडक्ट वो जो है अपर क्लास के लोग एक्सेप्ट नहीं किया और उनको कैरी आउट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही सीवियर था, उसको बहुत ही पेनफुल था, उतना करना बहुत ही डिफिकल्ट था उनके लिए. इसलिए वो लोगों ने दोनों का चेंज कर दिया. अब कुछ मैं अब डिफरेंसेस बता रहा हूँ महायाना और हिनायाना में. महायाना फॉलोड द संस्कृत लैंग्वेज whereas हिनायाना फॉलोड पाली लैंग्वेज. महायाना के लोग संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे, हिनायाना के लोग पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे. महायाना वो आइडल वर्शिपर, इट मींस व्हाट, वो आइडल्ट्री को फॉलो करते थे, वो स्टैचू को पूजा करते थे. जबकि हिनायाना डिड नॉट वर्शिप द आइडल, वो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे हिनायाना. और महायाना परसीव दैट बुद्धा वाज द गॉड, वो बुद्धा को गॉड के तौर पर मानते थे. बट हिनायाना नेवर एक्सेप्टेड दैट बुद्धा वाज द गॉड. हिनायाना सेड दैट बुद्धा वाज अ गुरु, बुद्धा वाज अ टीचर, नॉट अ गॉड. ओके, तो ये दोनों डिफरेंसेस था. महायाना का कॉन्सेप्ट ये था कि if we need the salvation, we want salvation, then the salvation can be happened on the grace of Buddha. कि बुद्धा के ग्रेस से, बुद्धा के आशीर्वाद से ही हमें salvation दे सकता है. बट हिनायाना कॉन्सेप्ट था कि if we want salvation, then we have to follow the self meditation. हम सेल्फ मेडिटेशन के थ्रू सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं. तो ये दोनों के जो कॉन्सेप्ट में है डिफरेंसेस था. ओके, बट महायाना बुद्धिज्म was accepted by कनिष्का. कनिष्का जो है वो महायाना बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था. कनिष्का patronized various scholars like नागार्जुन, अश्वघोषा, वासुमित्रा, पार्श्व और चरक. देखिए चरक, पार्श्व एंड एक और है चरक, चरक रूट, चरक संहिता एंड सुश्रुत. सुश्रुत wrote सुश्रुत संहिता. Sushrut was the first
सर्जन, फर्स्ट सर्जन, प्लास्टिक सर्जन वी कैन से, जो आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी जो आप सुनते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन और डिस्कवरी और स्टार्टिंग इंडिया से ही हुआ है। उसको स्टार्ट किया था सुश्रुत ने। सुश्रुत wrote the Sushrut Samhita during the reign of Kanishka only. Even Chakra was a great physician during that time and he wrote Charak Samhita. एक बुक है, मेडिसिन का बुक है, जो चरक संहिता लिखा है। Large size headless statue of Kanishka is found at Mathura. Now we can see at here, जो आप देखो द येलो कलर में है वो इंडो पार्थियन किंगडम्स। देखिए कुषाण का एम्पायर आप देख सकते हैं, ग्रीन जो है वो चाइना के हिमालय को साइड चाइना में चला गया। चाइना के भी मोस्ट ऑफ पार्ट को कैप्चर किया था, इंडिया के पार्ट को तो कैप्चर किया था। इंडो सिंथियन किंगडम आप देख सकते हैं, ये रीजन था उसका, इंडो ग्रीक किंगडम। ओके, so we have seen the time period and the rulers between the Mauryan period and Gupta period. Now important kingdom is Gupta period, so we will see about Gupta period. But I want to give you 10 minutes break, 10 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्ता पीरियड। Gupta period, Gupta, founder of Gupta period, Gupta dynasty was Sri Gupta. Sri Gupta was the founder of this dynasty. He took the title of Maharaja. He founded this dynasty in 320 AD, around 320 AD, and he took the title of Maharaja. Okay, his son was Ghatotkacha Gupta. Even he also took the title of Maharaja. Son Chandragupta I. Chandragupta won the first powerful ruler of this dynasty. Chandragupta I was the first powerful dynasty of ruler of this dynasty, and he took the title Maharaja Dhiraj. Again, I repeat, Chandragupta I took title महाराजा धीराज। इसके पहले श्रीगुप्त एंड घटोत्कच वो टाइटल लिया था ओनली महाराजा का, बट यहाँ पे चंद्रगुप्त वन जो है वो टाइटल लिया था महाराजा धीराज, बिकॉज ही expanded the territories at large scale through the matrimonial alliances. He also married to many princes and even in return he obtained the dowry. Dowry, तो बहुत सारा उसको डाउरी मिला था, वही डाउरी जो है टेरिटरी मिला था उनको डाउरी के तौर पे, और इस तरह से वो अपने राज्य को एक्सपेंड किया था, जैसे कि भीमबिसार ने किया था, सेम वे चंद्रगुप्त वन भी। चंद्रगुप्त वन मैरिड टू कुमारा देवी, चंद्रगुप्त वन married to Kumara Devi. Kumara Devi was princess of Lichavi. Lichavi, as I said, Lichavi was the one of the state of Vajji. Its capital was वैशाली। तो उनके प्रिंस कुमारा देवी से शादी किया था। इनके सन का नाम था समुद्रगुप्त। पहले हम जैसे कि चंद्रगुप्त वन के बारे में, चंद्रगुप्त वन, he was the first Gupta ruler to assume the title of Maharaja Dhiraj. He started the Gupta era in 320 AD. He strengthened his kingdom by matrimonial alliances with the powerful family of Lichavi, who were the ruler of the Mithila. His marriage to Lichavi princess Kumara Devi brought an enormous power.
resources and prestige, he took advantage of the situation and occupied the whole of the fertile Gangetic Valley. After marriage, he issued special type of coins called Chandragupta I Kumara Devi type. इसका मतलब यह है कि कुमारा देवी is the first lady, first woman who is attributed on the coins. अभी तक हिस्ट्री में सबसे पहली जो लेडी थी जिनको कॉइन पे एट्रीब्यूट मिला था, उनका फिगर जो है कॉइन पे बनाया गया था, वो पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य की बीबी, सॉरी चंद्रगुप्त की बीबी कुमारा देवी. Chandragupta I was able to establish his authority over Magad, Prayag, and Saket. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके सन समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त was so powerful ruler. He ruled from 335 BC to AD to 380 AD. Samudragupta was the greatest king of Gupta dynasty. He took the title Lichavi Dhutra as his mother was Lichavi princess. The most detailed and authentic record of his reign is preserved in the Prayag Parasti, that is also called Allahabad pillar inscription, composed by his court poet Harisena. तो हरिसेना उनके कोर्ट पोएट थे और उन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली वो रॉक एडिट है अशोका का. तो जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है रॉक एडिट है, उसके ऊपर ही अपने जो कन्क्वेस्ट के बारे में जो है वो लिखा है. तो हरिसेना जो है वो समुद्रगुप्त के जो कन्क्वेस्ट है, जो उनके मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स है, उनके बारे में जो है जिक्र किया गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रयाग परस्ती. He is also described as the monarch with sharp intellect and polished poetry skills. For this, he is described as Kaviraj because he was patronage of the literary. Even he was the writer. अब बहुत सारे बुक्स उसने लिखा था, इसलिए उनको कविराज भी बोलते हैं. According to Prayag Parasti, he was a great conqueror. Even he Samudragupta is known as Battle of 100 King. Battle of 100 wars, sorry, winner of 100 battles. So he is known as hero of 100 battles because he won 100 wars continuously. वो 100 मतलब 100 जो बैटल है वो कंटिन्यूसली जीता था समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया. देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी में पूछ सकता है. समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वी.एस. स्मिथ. In the Gangetic Valley and central India, Samudragupta annexed the territories of the defeated monarch. But in South India, he remained content with the victories alone. He did not annex the territories of the conquered ruler. ये मतलब साउथ इंडिया में बहुत सारे वो रूलर्स को हराया तो था, लेकिन उनके टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया, एनेक्स नहीं किया था, लेकिन उनको उनसे ट्रिब्यूट लेते थे, वो रॉयल्टी लेते थे. समुद्रगुप्त मिलिट्री campaigns justify description of him as the Napoleon of India by V.S. Smith. Samudragupta was a Vaishnavite. Vaishnavite in the sense कि he was follower of Vishnu. तो भगवान विष्णु का पूजा करते थे, भगवान विष्णु को मानते, जिसको वैष्णवाइट बोलते हैं. According to Chinese writer Meghavarman, king of Sri Lanka, sent an embassy to Samudragupta for his permission to build a monastery for Buddhist pilgrimage at Bodh Gaya, which was granted. Titles Kaviraj, king of poets, Prayag Parasti, Param भागवत, नालंदा कॉपर प्लेट के अकॉर्डिंग उनका टाइटल परम भागवत था. प्रयाग प्रस्ती के अकॉर्डिंग किंग ऑफ पोएट कविराज. ओके. अश्वमेध प्राकरण, whose might was demonstrated by the hot sacrifice, जो पॉइंट्स पे है मेंशन है. विक्रम जो टाइटल दैट इज प्राइस पॉइंट्स पे है. सर्वराज अश्वेता यूपी रूटर ऑफ ऑल किंग्स पॉइंट्स पे है. नोट, only Gupta ruler whose title was Sarvaraj Kshetra. ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जिसको दिनार बोलते हैं उस टाइम में, ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. एक ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुप्ता पीरियड में सबसे लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स लॉन्च हुआ था, जबकि गोल्ड कॉइन्स जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडो ग्रीक किंगडम, इंडो ग्रीक किंग
launched first time the gold coin in India, बट उससे ज्यादा अमाउंट में, उससे ज्यादा स्केल पे वीमा खारफिश जो कुषाण डायनेस्टिक रूलर थे उसने लॉन्च किया था। एंड बट इस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स बहुत ही ज्यादा स्केल पे लॉन्च हुआ था, बट ये इतना प्योर नहीं था जितना कुषाण के टाइम में गोल्ड कॉइन्स था, उतना प्योर गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स नहीं था। स्टिल गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोलते थे गुप्ता पीरियड में। ओके, समुद्रगुप्त was succeeded by his son Ramgupta. अब रामगुप्त was a weak ruler. He was so coward ruler, weak ruler, timid ruler, we can say. He ruled only for 5 years. ऐसा माना जा रहा है कि गुप्त के रेन में साका रूलर मगध पे अटैक किया था, और इवन रामगुप्त के सामने उनकी जो वाइफ थी ध्रुवा देवी को ले गया था। तो वी कैन से साका रूलर अबडक्टेड ध्रुवा देवी, हु वाज वाइफ ऑफ रामगुप्त, इन फ्रंट ऑफ रामगुप्त, उनके सामने भी उनको उठा के ले गया और वो कुछ नहीं कर पाया। ये बात जब रामगुप्त के भाई, छोटे भाई चंद्रगुप्त को मालूम पड़ा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, समुद्रगुप्त के पिता का नाम भी चंद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त के लड़का का नाम भी चंद्रगुप्त है, लेकिन वो चंद्रगुप्त वन, ये चंद्रगुप्त टू। तो जब रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त को मालूम पड़ा कि उनकी जो भाभी है ध्रुवा देवी, उनको साका रूलर उठा के ले गया है और रामगुप्त कुछ भी नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में चंद्रगुप्त जो है पहले तो अपने भाई को मारता है। अब बोलता है कि जो इंसान अपने बेबी का रक्षा नहीं कर सकता है वो प्रजा का क्या रक्षा करेगा, और इस तरह से अपने वाइफ को, अपने भाई को मार देता है और अपने भाभी को छुड़ाने के लिए वो साका रूलर के पे अटैक करता है और फाइनली अपने भाभी को वो रेस्क्यू करवाता है। तो ही रेस्क्यूड हिज sister-in-law and after rescue he married to her, वो उनसे शादी कर लेता है। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम विखासा विशाखा दत्त जो है देवी चंद्रगुप्त में एक बुक है जो विशाखा दत्त ने लिखा है, समुद्रगुप्त was succeeded by Ramgupta. It seems Ramgupta ruled for very short period. He was the only Gupta ruler to issue copper coins. Chandragupta II extended the limits of empire by matrimonial alliances with the Nagas and Vaktaks and conquest western India. देखिए नागा, तो नागा से वो खुद शादी किया था कि वक्तक रूलर जो रुद्रसेना टू से चंद्रगुप्त टू अपनी बेटी जिनका नाम था प्रभा देवी का शादी रुद्रसेना टू जो वक्तक के रूलर थे उनसे शादी कर दिया था, लेकिन वक्तक के रूलर रुद्रसेना टू शादी के कुछ दिनों के बाद ही मर जाता है, उनका डेथ हो जाता है। उनके डेथ के बाद जो साउथ इंडिया है नॉर्थ ईस्ट सौराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र, वो कैप्चर कर लेता है। इन शॉर्ट मतलब मगध में मर्ज हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्ता टू एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस with the Nagas and Vaktaks and conquest western India. He married Kuber Naga of Naga dynasty and married his own daughter Prabha Devi Gupta. प्रभावती गुप्ता विद, ये प्रभावती को प्रभा देवी भी बोला गया है, प्रभावती गुप्ता विद वक्तक प्रिंस रुद्रसेना टू. As a result of the overthrow of Saka rule in western India, the Gupta Empire was extended up to Arabian Sea. He issued the silver coins in the memory of victory over Sakas. He was the first Gupta ruler to issue silver coins and adopted the title Sakari or Vikramaditya. So Gupta period में Gupta Chandragupta II accepted the title Vikramaditya. ये क्वेश्चन आ सकता है कि who took the title Vikramaditya? विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था? तो ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया है? तो चंद्रगुप्त II. Ujjain seems to have been made the second capital by Chandragupta II. Chinese pilgrimage Fahin visited India during his regime. Anyway, Fahin, इसको हिंदी में फाहियान बोलते हैं, तो Fahin was the first Chinese pilgrim who came India during the reign of Chandragupta II, who wrote the book Pu Kyu Ki. एक बुक लिखा था उसने, उसका नाम था Pu Kyu Ki. Mehroli near Qutub Minar, Delhi, pillar inscription says that the king defeated the confederacy of Vangas and Vaikas, that is Bull.
नवरत्न, मैन 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। नवरत्न में क्या था? नवरत्न, ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त टू के जो कोर्ट है, उनके जो दरबार है, नवरत्न 9 जेम्स में कौन कौन आते थे? कालिदास, अमर सिम्हा, because Kalidas one of the Navratna of Chandragupta II or Vikramaditya, because Kalidas wrote many drama, many books. On that time, all those books were in Sanskrit language. Example के लिए रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह सारे बुक जो है वो कालिदास ने लिखी थी। अमर सिम्हा wrote the book Amar Simha Kosh. It was a kind of dictionary. Dhanvantari was the writer of Ayurveda. जिन आयुर्वेदिक के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेद लिखने वाला धन्वंतरी था। तो धन्वंतरी was also a gem of Navratna of Chandragupta II. Varahamira was a scientist and he wrote Panch Siddhant, Brihat Samit, Brihat Jatak, Laghu Latak. So all those books were written by Varahamira because Varahamira was a scientist. Varauchi, तो वर्तिका अ कमेंट ऑन अष्ट अध्याय जो है वरौची ने लिखा था। घटकर्ण, शप्रंग, वेलभट एंड शंकु, so these 9 personalities were the 9 gems of चंद्रगुप्त कोर्ट। तो चंद्रगुप्त के जो कोर्ट थे, उनके जो दरबार है, उसमें नवरत्न थे, कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वरामीर, वरौची, घटकर्ण, छप्रंग, वेलभट एंड शंकु। इवन ऐसा ही माना जा रहा है कि आर्यभट्ट was during that period only, and even Aryabhatta wrote many books. Aryabhatta was also a scientist and even Aryabhatta wrote सूर्य का सिद्धांत एंड आर्यभट्टियम। इवन आर्यभट्ट जो है फर्स्ट टाइम बताया था कि व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वैल्यू ऑफ पाई। पाई की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई भी नहीं बताया है पाई का इवन, लेकिन पाई का जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही मतलब आर्यभट्ट ने ही बताया था। पाई का 3.14 जो वैल्यू है 22/7 वो वैल्यू आर्यभट्ट ने ही बताया था। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एनीवे पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं आया है, आप याद रखिए। एनीवे ट्रायंगल, द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल वो फर्स्ट टाइम आर्यभट्ट ने ही बताया था। इवन द पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। एक्लिप्सेस क्यों होती है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, उसके बारे में भी आर्यभट्ट ने जिक्र किया था। तो ये आर्यभट्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट किया था। आर्यभट्ट सेड दैट the earth rotates on its axis. Aryabhatta said that the earth revolves around the sun. तो आर्यभट्ट जो है इवन एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बहुत कुछ वो बताया था, ये मैथमेटिशियन भी थे। ओके, चंद्रगुप्त टू और विक्रमादित्य was succeeded by his son कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वन रूल्ड फ्रॉम 415 to 455 AD। देखिए कुमारगुप्त के बारे में बहुत सारे एविडेंसेस नहीं मिला है, बट अकॉर्डिंग टू एरन इंस्क्रिप्शन, जो एमपी में है एरन इंस्क्रिप्शन, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता रूलर्स बिलोंग टू वैश्य वर्ण, ऐसा माना गया है। Anyway, Chandragupta II was succeeded by his son Kumargupta I. He took the titles like Mahindradiत्य और महेंद्र सिन्हा, Ashwamedh Mahindra. Kumargupta was the worshipper of God Kartikeya. He founded the नालंदा महावीरा, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है महावीरा है,